हाँ दोस्तों, कैसे आप लोग। चलिए सीरीज कंटिन्यू करते हैं। अभी जो पीएचडी पैट का एग्जाम होना है उसके लिए मॉक टेस्ट है, ठीक है। जो भी स्टूडेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं देखे हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पैट में कैसे पीएचडी में पूछा गया है, क्वेश्चन क्या हुआ है, आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं, ठीक है। ये आपका रहा मॉक टेस्ट, यानी कि इसी के बेस पे आधार पे आपका क्वेश्चन आएगा। ऐसा क्वेश्चन पेपर वन में आएगा जो आप लोग को लगेगा कि हाँ क्वेश्चन देखा हुआ है, और एग्जाम में आप अच्छा करके आएंगे और सिलेक्शन लेके आएंगे, ठीक है। इतना तो जरूर है कि जो भी क्वेश्चन दिया जाता है आपको प्रीवियस ईयर बेस पे ही क्वेश्चन डिजाइन करते हैं और आप लोग के प्रस्तुत करते हैं। इससे पहले भी अगर जो भी नहीं देखे हैं, आप प्रीवियस ईयर सीरीज देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में जाइएगा, आपको वहाँ सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर वन का दिख जाएगा। 4-5 यूनिवर्सिटी का डाला हुआ है जो आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन से क्या है, विच फैक्टर मोस्ट सीरियसली थ्रेट्स इनहेरेंट वैलिडिटी इन ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिजाइन। मतलब कि जो सत्य प्रायोगिक अभिकल्प में आंतरिक वैधता को सबसे अधिक कौन सा कारक प्रभावित करता है। यानी कि जब आप प्रयोग करते हैं तो कौन सा ऐसा कारक है जो सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। तो देखिए मैचुरेशन, यस मैचुरेशन भी सही होगा कि मैचुरेशन जो होता है एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट को प्रभावित करता है, टेस्टिंग इफेक्ट भी करता है, और इंस्ट्रूमेंटेशन जो होता है ये भी करता है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन संख्या पे डी सही होगा। यानी कि सब की सब जो होता है, एक्चुअली यहाँ हम बात कर रहे हैं इंटरनल वैलिडिटी का, तो इसको अफेक्ट करता है। ये तीनों मैचुरेशन भी करता है, टेस्टिंग इफेक्ट भी करता है और इंस्ट्रूमेंटेशन भी करता है। ये तीनों जो होता है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के इंटरनल वैलिडिटी को अफेक्ट करता है। क्यों करता है देखा जाए तो यहाँ जो है इंटरनल वैलिडिटी रेफर्स टू द डिग्री टू विच द ऑब्जर्व चेंज इन द डिपेंडेंट वेरिएबल। अब इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, चेंज होगा डिपेंडेंट वेरिएबल में हो जाएगा। एक्चुअली यहाँ जो कहानी चल रही है एक्चुअली कॉज बाय द मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन जब भी होगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल में होगा, ये बात आपको पता होगा। जो प्रॉपर लेक्चर मेरा कर रहे होते हैं उनको पता होगा। एंड नॉट बाय अदर एक्सटेरियस फैक्टर, यहाँ पर कोई बाहरी फैक्टर लौट के नहीं आने वाला है। जो मतलब कि ऑलरेडी डिपेंडेंट वेरिएबल है, एगो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। अगर मैनिपुलेशन की बात किया जाएगा तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल में मैनिपुलेशन होगा, लेकिन किस में आ जाएगा, वो आ जाएगा डिपेंडेंट वेरिएबल में। तो इन ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च जो होता है, द रिसर्चर्स ट्राई टू एस्टैब्लिश ए क्लियर कॉज और इफेक्ट। यानी कि जहां भी कॉज और इफेक्ट दिखता है वो क्या हो जाता है, आपका एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होता है, ठीक है। रिलेशनशिप हाउएवर सेवरल फैक्टर्स डिसऑर्ड्स द रिलेशनशिप। यानी कि मैचुरेशंस मींस नेचुरल चेंजेस इन पार्टिसिपेंट ओवर टाइम। मतलब क्या होता है, टाइम टू टाइम चेंज होता है। जैसे मैच्योर होता है तो सोचने की जो लेबिलिटी होती है क्या होता है, इंक्रीज होता है। जैसे कोई बच्चा पढ़ रहा होता है, जब वो हायर क्लास में जाता है तो क्या होता है, जो उसका लेवल स्टूडेंट बच्चे क्लास में था, हायर क्लास में का क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटी डेवलप होता है। तो दोनों का एक क्या है, दोनों में कहीं ना कहीं डिफरेंस दिख रहा है ना। एक चाइल्ड जो लर्नर है सो, एक एडल्ट लर्नर है सो, दोनों में डिफरेंस आ रहा है। तो इस चीज को मानना होगा कि फैटिग हो गया, लर्निंग और साइकोलॉजिकल ग्रोथ जो होता है एक्चुअली विच में इन्फ्लुएंस द आउटकम्स को इन्फ्लुएंस करता है। टेस्टिंग इफेक्ट अकर्स व्हेन टॉकिंग प्री टेस्ट इन्फ्लुएंस द परफॉर्मेंस को भी इन्फ्लुएंस करता है एक्चुअली द पोस्ट प्रैक्टिस और फेमिलियरिटी, ठीक है। यानी कि इंस्ट्रूमेंशन इंस्ट्रूमेंट मेंशन जो होता है एक्चुअली थ्रेड अराइजेज व्हेन मेजरिंग द इंस्ट्रूमेंट्स और ऑब्जर्वर्स चेंज ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट के दौरान चेंज करना होता है कि आपको किस टाइप से डाटा को इकट्ठा करना होता है। और वहां पर मैनिपुलेट कर सकते हैं। मैनिपुलेट तभी कर सकते हैं जब इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, डिपेंडेंट वेरिएबल में कोई मैनिपुलेशन नहीं होता है। ये चीज ध्यान रखेंगे। यानी कि आंतरिक वैधता का अर्थ क्या है, असली चर में जो परिवर्तन दिखाई दे रहा है ना, वह वास्तव में स्वतंत्र चर के कारण हो, ना कि किसी अन्य बाह्य कारण से। कोई बाहरी कारण एक्सटेनियस वेरिएबल उसको इफेक्ट नहीं करेगा, उसके अंदर का जो वेरिएबल है वही इफेक्ट करेगा। यानी कि परिपक्वता जो होता है, मैचुरेशन होता है ना, में समय के साथ व्यक्ति में होने वाले स्वाभाविक परिवर्तन है। एक चाइल्ड लर्नर है, एक एडल्ट लर्नर है, दोनों में बहुत काफी समानता दिखता है। आप खुद देखते होंगे काफी समानता दिखता है। एक चाइल्ड लर्नर है, एक एडल्ट लर्नर है, दोनों में डिफरेंस दिखता है। क्यों दिखता है,
मैचुरेशन के कारण दिखता है ना। परिणाम को प्रभावित कर सकते हैं। परीक्षण प्रभाव जो होता है टेस्टिंग इफेक्ट और पूर्व परीक्षण का अनुभव उत्तर परीक्षण को प्रभावित करता है। यानी कि उपकरण परिवर्तन जो होता है एक्चुअली मापन यंत्र या मूल्यांकन विधि बदल जाने से परिणाम विकृत हो सकते हैं, इस चीज को ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। ए साइंटिफिक हाइपोथेसिस मस्ट बी, यानी कि एक वैज्ञानिक परिकल्पना कैसी होनी चाहिए। हाइपोथेसिस मतलब क्या होता है, एक टेंटेटिव आइडिया होता है, ठीक है। टेंटेटिव आइडिया जो होता है आपका, ये हाइपोथेसिस होता है, ठीक है। टेंटेटिव आइडिया जो पता नहीं है कि क्या होगा, प्रूव भी हो सकता है और प्रूव नहीं भी हो सकता है, दोनों डाउट है ना। टेंटेटिव आइडिया होता है, प्रूव हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। डिपेंड ऑन द सिचुएशन और कंडीशंस का आपका लैब वर्क क्या है, यानी कि इसका हो जाएगा टेस्टेबल एंड फॉल्सिफिएबल, परीक्षण योग्य और खंडन योग्य होता है, जो एक साइंटिफिक हाइपोथेसिस होता है, ठीक है। क्या होता है, तो ये हाइपोथेसिस इज ए टेंटेटिव स्टेटमेंट, अभी जो मैंने जस्ट बताया आपको कि क्या होता है, ये टेंटेटिव स्टेटमेंट होता है अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स, जो वेरिएबल्स के बीच क्या होता है, रिलेशनशिप होता है। फ्रॉम इट इज इट टू स्पेसिफिक इट मस्ट बी एम्पिरिकली टेस्टेबल होता है। क्या यूजिंग करते हैं, यूजिंग ऑब्जर्वेशंस और एक्सपेरिमेंट्स। इट शुड बी फॉल्सिफिएबल, मीनिंग देयर मस्ट बी ए पॉसिबिलिटी टू प्रूव इट रॉन्ग, हो सकता है गलत भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि आप जो मतलब कि हाइपोथेसिस है वो सही हो सकता है, ऐसी ऐसे कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। ऐसा कोई गारंटी नहीं है कि जो आपका हाइपोथेसिस है वो सही हो सकता है, गलत भी हो सकता है, ठीक। यानी कि परिकल्पना चरों के बीच संभावित संबंध का अस्थायी कथन होती है। वैज्ञानिक होने के लिए उसका परीक्षण अनुभवजन्य डेटा द्वारा संभव होना चाहिए और उसे गलत सिद्ध किया जा सकना चाहिए। जो कथन न जांचा जा सके, जो कथन है जिसका कोई मतलब जांच ही नहीं होगा, वो विज्ञान के क्षेत्र में नहीं आते। जब तक जांच नहीं होता तब तक वो साइंटिफिक एरिया में नहीं आते, ठीक। चलिए नेक्स्ट आते हैं। इफ ए टेस्ट इज रिलेबल बट नॉट वैलिड, टेस्ट रिलेबल है लेकिन वैलिड नहीं है, इसका मतलब क्या होता है, यदि कोई परीक्षण विश्वसनीय है पर वैध नहीं तो इसका अर्थ क्या है, यहाँ अर्थ पूछ रहा है। तो इट गिव्स कंसिस्टेंट बट इनएक्यूरेट रिजल्ट, यानी कि सदैव समान पर गलत परिणाम देता है। समान तो है, कंसिस्टेंट तो है, कंसिस्टेंसी तो है, लेकिन रिजल्ट सही नहीं है। वो क्या होता है, नॉट वैलिड, यही इसका वैलिड नहीं होने का मतलब निकल के आता है, ठीक है। रिएबिलिटी जो होता है रेफर्स टू द कंसिस्टेंसी को रेफर करता है, उसको बढ़ाता है ऑफ मेजरमेंट, वाइल वैलिडिटी रेफर्स टू द करेक्टनेस और एक्यूरेसी को दिखाता है। अगर वैलिडिटी वर्ड आता है तो ये करेक्टनेस और एक्यूरेसी को शो अप करता है। ए मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कैन कंसिस्टेंटली मेजर द रॉन्ग थिंग, जब गलत होगा तो गलत मतलब कि रॉन्ग पॉइंट को दिखाता है, शो अप करता है, ठीक है। यानी कि विश्वसनीयता का अर्थ क्या है भाई, कि बार बार मापने पर समान परिणाम आना। यदि आप एक ही एक्सपेरिमेंट को बार बार कर रहे हैं, यदि रिजल्ट समान आता है तो क्या है, आप में कंसिस्टेंसी है, आपने सेम लैब को बार बार किया है तो आपका रिजल्ट सेम आ रहा है, यानी कि बिल्कुल सही है। जबकि एक कंडीशन ये होता है कि वैधता का अर्थ है सही चीज को मापना, ठीक है। घड़ी हमेशा गलत समय बताए लेकिन हर बार वही गलत समय बताए दो तो विश्वसनीय पर वैध नहीं। बार बार बताए लेकिन फिर भी नहीं बताए तो वो बार बार क्या होता है, विश्वसनीय नहीं होता है घड़ी का समय जो होता है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्या है, स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग मेनली इंश्योर, स्तरीकृत नमूना मुख्यतः क्या सुनिश्चित करता है, ये बताइए क्या करता है। तो रेंडमनेस जी नहीं, रिप्रेजेंटेटिवनेस बेस्ड, हाँ ये जो होता है स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग इसको इंडिकेट करता है। इन स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग द पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इनटू होमोजीनियस, जो होमोजेनियस कहता है सिमिलर होता है, ठीक है। जो सिमिलर में डिवाइड होता है, सेम कंडीशन रहता है। सब ग्रुप्स स्ट्राटा एंड सैंपल्स आर ड्रॉन फ्रॉम ईच स्ट्रेटम, दिस ensure that all important groups are proportionally to represented, उसको रिप्रेजेंट करता है प्रोपोर्शनली।
अस्तरीकृत नमूना में जनसंख्या को समान विशेषताओं वाले उपसमूहों, मतलब समान विशेषता वाला जो उपसमूह होता है में बांटकर प्रत्येक से नमूना लिया जाता है। इससे सभी वर्गों का उचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित होता है, जिससे निष्कर्ष अधिक सटीक और सामान्यकरण योग्य बनते हैं और निष्कर्ष आप उसका सही निकाल पाते हैं। यही होता है आपका स्टैटिस्फाइड सैंपलिंग। जी नेक्स्ट आते हैं, क्या क्वेश्चन आपका रहा है। देखिए टाइप एरर से क्वेश्चन एग्जाम में आता है, इसलिए लिया गया है। टाइप वन एरर मतलब क्या होता है, टाइप वन का मतलब क्या होता है ये बताइए। तो रिजेक्टिंग ए ट्रू नल हाइपोथेसिस, जब आपका नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होता है तो उस कंडीशन में टाइप वन एरर आता है, ठीक है। यानी कि टाइप वन एरर, अब जिसको अल्फा एरर भी बोला जाता है, occurs when the researchers reject the null hypothesis, रिजेक्ट होता है even though it actually ट्रू है लेकिन रिजेक्ट होता है, उस कंडीशन में टाइप वन एरर आता है, ठीक है। दिस इज ए फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट, और वहां पर रिजल्ट दे रहा है लेकिन रिजल्ट क्या दे रहा है, पॉजिटिव रिजल्ट शो अप कर रहा है, यही यहाँ पर डिफरेंस दिखता है, ठीक है। यानी कि टाइप वन जो होता है एक्चुअली त्रुटि तब होती है जब शोधकर्ता सही शून्य परिकल्पना को भी अस्वीकार कर देता है, जो सही है उसको भी वह अस्वीकार कर देता है, इससे अल्फा त्रुटि कहते हैं, और यह गलत सकारात्मक फॉल्स पॉजिटिव निर्णय को दर्शाती है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर, क्या है। हाँ चलिए ठीक है। डिडक्टिव डिडक्टिव रिसर्च अप्रोच प्रोसीड फ्रॉम, डिडक्टिव क्या होता है, डी शॉर्टकट है डीजीपी, मतलब कि देखिए आपको एग्जाम बहुत टाइम बचत होगा अगर डीजीपी याद कर लेंगे तो। जनरल टू पार्टिकुलर एक होता है आईपीजी, जो शॉर्ट तरीका है, एग्जाम में टाइम बचाने का तरीका है। आई फॉर क्या होता है, इंडक्टिव होता है, पी फॉर पार्टिकुलर, जी फॉर जेंडर, मतलब डिडक्टिव जो होता है जेंडर से पार्टिकुलर होता है, और इंडक्टिव जो होता है पार्टिकुलर से जेंडर होता है, ये ट्रिक है। तो क्या कर रहा है यहाँ पर, डिडक्टिव रिसर्च अप्रोच प्रोसीड फ्रॉम, यानी कि निगरात्मक डिडक्टिव शोध पद्धति किस दिशा में चलती है, तो क्या होगा, जेंडर टू पार्टिकुलर मतलब थ्योरी से हाइपोथेसिस की ओर चलती है ना, ट्रिक के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि डिडक्टिव रिसर्च जो होता है एक्चुअली द इन्वेस्टिगेटर स्टार्ट्स विथ एन एग्जिस्टिंग थ्योरी, जो एग्जिस्टिंग थ्योरी है उसे स्टार्ट करा जाता है, थ्योरी से डिराइव स्पेसिफिक हाइपोथेसिस बनाता है, थ्योरी से चला और कहाँ जाएगा, स्पेसिफिक हाइपोथेसिस पे, फ्रॉम इट एंड देन कलेक्ट डाटा टू टेस्ट दोज हाइपोथेसिस, फिर टेस्ट किया जाता है, इट डाटा सपोर्ट द हाइपोथेसिस, फिर जो डाटा आता है वो हाइपोथेसिस को सपोर्ट करेगा। द थ्योरी इज स्ट्रेंथ इफ नॉट द थ्योरी इज मॉडिफाइड और रिजेक्टेड, उस कंडीशन में आप थ्योरी को ना ही मॉडिफाइड कर सकते और ना ही रिजेक्ट कर सकते। यानी कि निगमनात्मक जो पद्धति में पहले से उपलब्ध सिद्धांत लिया जाता है, उससे परिकल्पनाएं बनाई जाती हैं और फिर वास्तविक आंकड़ों से उनकी जांच की जाती है। इस प्रकार सामान्य से विशेष की ओर गमन होता है, यानी कि एक स्थिति सामान्य होता है, सामान्य स्थिति से विशेष की ओर गमन होता है। यह वैज्ञानिक अनुसंधान की मुख्य विशेषता है। यह विशेषकर प्रायोगिक और मतात्मक शोध में ऐसा होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। इन क्वांटिटेटिव रिसर्च, जैसे क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव रिसर्च होता है, मैं इससे पहले बहुत सारा बता चुका हूँ आप लोग को, तो यहाँ डायरेक्ट क्वेश्चन हिट करेंगे। इन क्वालिटेटिव रिसर्च द कॉन्सेप्ट इक्विवेलेंट, तो यहाँ सही कर लेते हैं, ठीक है। क्या कर रहा है, आप लोग को दिक्कत ना हो, कंसेप्ट इक्विवेलेंट टू वैलिडिटी इन क्वांटिटेटिव रिसर्च, मतलब कि गुणात्मक शोध में मात्रात्मक शोध की वैधता के समतुल्य अवधारणा क्या है। अब कहाँ पे दोनों के बीच अवधारणा पूछ रहा है, तो भाई सबसे मेन अवधारणा जो होता है ना, रिलेबिलिटी थोड़ी होता है, क्रेडिबिलिटी यानी कि विश्वसनीयता, और विश्वसनीयता बोध जो होता है, यही जो वैलिडिटी जो होता है क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव में दोनों में मेजर करता है, ठीक है, क्रेडिबिलिटी। यानी कि अब देखते हैं क्यों होता है ऐसा,
तो इन क्वालिटेटिव रिसर्च आते हैं तो ट्रूथ वैल्यू ऑफ फाइंडिंग्स इज जज्ड थ्रू द क्रेडिबिलिटी के थ्रू यहाँ पर जज करा जाता है विच इंडिकेट्स वेदर the interpretations are believable from the participants perspectives उसके हिसाब से भी यहाँ पे देखा जाता है, ठीक है। यानी गुणात्मक शोध में वैधता की जगह क्रेडिबिलिटी का प्रयोग किया जाता है। क्रेडिबिलिटी का प्रयोग किसमें जाता है? गुणात्मक शोध में करा जाता है, ठीक है। जो यह दर्शाता है कि शोध निष्कर्ष प्रतिभागियों के अनुभवों और वास्तविकता के कितने निकट है इस चीज को दर्शाता है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं क्या है? रेंडमाइजेशंस इन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च प्राइमरी हेल्प्स इन, यानी कि जो रैंडम डाटा कलेक्ट करा जाता है प्रायोगिक शोध में यादृच्छिकरण रेंडमाइजेशंस का मुख्य उद्देश्य क्या है? यह मुख्य उद्देश्य पूछ रहा है तो कंट्रोलिंग एक्सटेनियस वेरिएबल, बाह्य चरों को नियंत्रित करना ही रेंडमाइजेशंस का मेन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का प्राइमरी पर्पस होता है, ठीक है। यानी कि रैंडम असाइनमेंट जो होता है ना, डिस्ट्रीब्यूट नोन टू अननोन क्यों जाता है? पता हमको नहीं, नोन टू अननोन पता है लेकिन जिसको और जा रहे हैं वो पता नहीं है। एक्सटेनियस वेरिएबल्स इक्वली द अमंग ग्रुप्स thus minimizing the systematic bias। एक रिसर्च में ये भी होता है कि वायसनेस नहीं आना चाहिए, ठीक है। यानी कि कोई भी रिसर्च होता है तो वायसनेस फ्री होना चाहिए, इस चीज को फोकस करा जाता है। एंड स्ट्रेंथिंग द कॉजल इन्फेरेंस, ठीक है ना। यानी कि यादृच्छिकरण से ज्ञात व अज्ञात दोनों प्रकार के वाह्यचर समूहों में समान रूप से वितरित हो जाते हैं, जिससे पक्षपात कम होता है और कार्य निष्कर्ष अधिक मजबूत बनता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं which a scale of measurement possesses a true zero and allows all mathematical operations, मतलब कि कौन सा मापन स्तर वास्तविक शून्य रखता है तथा सभी गणितीय क्रियाओं की अनुमति देता है, तो कौन सा ऐसा है? तो वो रेशियो है जो सबको अनुमति देता है, ठीक है। रेशियो स्केल आप एक बार देख लेंगे, नॉमिनल क्या है, ऑर्डिनल क्या है, इंटरवल क्या है, इसका जो होता है आपका आंसर रेशियो होगा, ठीक है। तो रेशियो स्केल हैज आइडेंटिफाई ऑर्डर को आइडेंटिफाई करता, इक्वल इंटरवल्स को सॉल्व करता, एब्सोल्यूट जीरो को, यानी कि हाइट हुआ, वेट हुआ, इनकम हुआ, सब आप रेशियो से निकाल सकते हैं। अतः ये जो है ना, इसका मतलब होता है एसडी correlations and parametric test are meaningful। यहाँ पर जो है parametric test इससे meaningful निकलता है। अनुपात मापन स्तर में वास्तविक शून्य होता है, इसलिए इसमें गुणा भाग भी अर्थपूर्ण होते हैं। यही कारण है कि उन्नत सांख्यिकीय परीक्षण इसी स्तर पर सबसे उपयुक्त होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, क्या क्वेश्चन है? एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च इज करेक्टराइज्ड बाय। एक्स पोस्ट फैक्टो शोध की प्रमुख विशेषता क्या है? प्रमुख विशेषता बताइए। तो मैनिपुलेशन जी नहीं, मैनिपुलेशन होता है आपका एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में, इसमें नहीं होता है। कंट्रोल थ्रू द रैंडमाइजेशंस, ये भी नहीं होता है इसमें। एक्स पोस्ट फैक्टो में इसका कैरेक्टर नहीं है। स्टडिंग द कॉज आफ्टर द इफेक्ट हैज अकर्ड, जी हाँ ये बिल्कुल सही है। ये आपका जो ऑप्शन है यहाँ पे सही, क्यों सही होगा देखते हैं। इन एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च जो है, द रिसर्चर कैन नॉट मैनिपुलेट, इससे मैनिपुलेटर कोई बात नहीं होता है। मैनिपुलेट किसमें होता है? आपका एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में मैनिपुलेट होता है। द इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स बिकॉज इट हैज ऑलरेडी अकर्ड, जेंडर हो गया, इंटेलिजेंस, एक्सीडेंट, एक्सप्लोर, ठीक है। द स्टडी मूव्स बैकवर्ड फ्रॉम इफेक्ट टू कॉज, यानी कि एक्स पोस्ट फैक्टो शोध में कारण पहले ही घट चुका होता, जो कारण है वो पहले ही घट गया है, इसलिए उसका नियंत्रण या हेरफेर संभव नहीं होता है। शोधकर्ता प्रभाव को देखकर उसके संभावित कारणों की खोज करता है कि भाई कारण क्या है, उस कारण को खोज करता है। यह सामाजिक और शैक्षिक अनुसंधान में अत्यंत उपयोगी पद्धति है और अत्यंत उपयोगी सिद्ध होता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है, एक्शन रिसर्च इज मेनली कैरेक्टराइज्ड बाय।
भाई एक्शन रिसर्च की मुख्य विशेषता क्या है बताइए। तो एक्शन रिसर्च क्या होता है, तुरंत प्रॉब्लम को सोल्व करा जाता है, सॉल्विंग इमीडिएट प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स थ्रू द साइक्लिक प्रोसेस, घुमा फिरा प्रोसेस होता है, चक्रात्मक प्रक्रिया द्वारा तात्कालिक व्यवहारिक और समस्याओं को समाधान करता है वो आपका एक्शन रिसर्च करता है, ठीक है। यानी कि एक्शन रिसर्च इज ए रिफ्लेक्टिव प्रोसेस होता है जहां वेयर टीचर्स और प्रैक्टिशनर्स आइडेंटिफाई प्रॉब्लम को सोल्व करने की समस्या क्या है, इस चीज को आइडेंटिफाई करा जाता है, देयर ऑन फील्ड प्लान और एक्शन implements it, observe the results and reflect for improvement. It is problem centered, participatory and improvement oriented होता है, जो कि improvement oriented होता है आपका एक्शन रिसर्च, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं। क्या है एक्शन रिसर्च, हिंदी में देख लिया जाए क्या होता है, जो कि यहाँ पे हिंदी मीडियम से जो भी है उनको भी कोई समस्या होने वाली नहीं है, इसलिए हम पूरा हिंदी इंग्लिश दोनों बता रहे हैं, ठीक है। एक्शन रिसर्च जो होता है, शिक्षक व्यवसायी अपने ही कार्य परिस्थिति की समस्या पहचानते हैं कि भाई मेरे कार्य में क्या समस्या है, जैसे शिक्षक है स्कूल में तो क्या इम्प्रूवमेंट करना है, तो एक्शन रिसर्च होगा क्या दिक्कत है, क्या समस्याएं क्रिएट हो रहा है, कार्य योजना बनाते हैं, उसे लागू करते हैं, ठीक है। परिणामों का अवलोकन करते हैं, क्या परिणाम सही आ रहा है, गलत आ रहा है, पर अगर गलत आ रहा है सुधार करना होता है, यह तात्कालिक सुधार हेतु किया जाने वाला चक्रीय एक्ट, यानी कि इसका एक भी एक्ट इम्पोर्टेंट है, पहले प्लान होता है, फिर एक्ट होता है, फिर ऑब्जर्व होता है, फिर रिफ्लेक्ट होता है, ये शोध का प्रक्रिया है, ठीक। नेक्स्ट आते हैं, क्या क्वेश्चन है, अप्लाइड रिसर्च डिफर्स फ्रॉम बेसिक रिसर्च बिकॉज, भाई अप्लाइड रिसर्च डिफर करता है बेसिक रिसर्च से क्यों, अनुप्रयुक्त शोध मौलिक शोध से भिन्न है, क्यों भिन्न है, इसका क्या वजह है कि भिन्न है शोध, तो सिक्स सॉल्यूशंस टू स्पेसिफिक रियल लाइफ प्रॉब्लम से रिलेटेड होता है, इसलिए भिन्न है, विशिष्ट व्यवहारिक समस्याओं का समाधान खोजता है, ठीक है, इसलिए ये भिन्न है। अप्लाइड रिसर्च एम्स एट द फाइंडिंग सॉल्यूशन, अप्लाइड रिसर्च क्या होता है, जो सॉल्यूशन निकालता है, क्या फाइंडिंग है, टू इमीडिएट प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स सच एज इम्प्रूविंग टीचिंग मेथड्स, हेल्थ इंटरवेंशंस और टेक्नोलॉजिकल प्रोसेसेस। अनुप्रयुक्त शोध का उद्देश्य वास्तविक जीवन की ठोस समस्याओं जैसे शिक्षा सुधार करना है, ठीक है। अगर आप हैं टीचर तो उसमें क्या सुधार करने की जरूरत है, ठीक है। अगर आप टीचिंग कर रहे हैं तो स्टूडेंट को क्या समझ में नहीं आ रहा, तो उस टाइप जो रिसर्च होते हैं अप्लाइड रिसर्च में ही आते हैं, ठीक है। चिकित्सा उद्योग हुआ का समाधान खोजना होता है, यानी कि जबकि मौलिक शोध जो होता है एक्चुअली ज्ञान विस्तार पर केंद्रित होता है, ठीक है। मौलिक शोध क्या होता है, जो ज्ञान विस्तार होता है उस पर जो है आपका आधारित होता है, ठीक। नेक्स्ट आते हैं, द मेजर स्ट्रेंथ ऑफ सर्वे रिसर्च इज, सर्वेक्षण शोध की प्रमुख शक्ति क्या है ये बताइए, ठीक है। तो सर्वेक्षण शोध जो होता है कलेक्शन ऑफ लार्ज स्केल डाटा फॉर जनरलाइजेशन, जो डाटा कलेक्शन करते हैं वही आपका क्या होता है सर्वे रिसर्च का पॉइंट है, ठीक है। सामान्यीकरण हेतु बड़े पैमाने पर डेटा संग्रह करना क्या होता है, ये सर्वे रिसर्च होता है, ठीक। यानी कि सर्वे रिसर्च इज सुटेबल फॉर स्टडीइंग द ओपिनियंस, एटीट्यूड, आप किसी से बात करते हैं उस डाटा कलेक्शन कर सकते हैं बात करके, इंटरव्यू ले करके, ठीक है। एटीट्यूड हुआ, कैरेक्टरिस्टिक हुआ ऑफ लार्ज पॉपुलेशन यहाँ पे आता है, इट प्रोवाइड्स द डिस्क्रिप्टिव एंड कोरिलेशनल इंफॉर्मेशन मिलता है विच सपोर्ट्स द जनरलाइजेशन को सपोर्ट करता है, ठीक है। सर्वेक्षण शोध विशाल जनसंख्या से सूचना एकत्र करके उनके दृष्टिकोण, अभिवृत्तियों व प्रवृत्तियों का वर्णन करता है जिससे निष्कर्षों का सामान्यीकरण संभव होता है, जो भी निष्कर्ष है, ठीक। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर, ए गुड रिसर्च इज हाइपोथेसिस शुड बी, एक अच्छी शोध परिकल्पना कैसी होनी चाहिए, एक जो अच्छी शोध होती है वो परिकल्पना कैसी होनी चाहिए,
तो सबसे पहले यही दिमाग में आएगा कि देखिए अच्छा शोध क्या होता है, जो क्लियर हो, स्पेसिफिक हो, वही अच्छा शोध होगा। तो क्या होगा, क्लियर है, स्पेसिफिक है, एम्पिरिकली टेस्टेबल है, स्पष्ट है, विशिष्ट है और अनुभवजन्य रूप से परीक्षण योग्य है, वही क्या होता है, एक गुड रिसर्च के श्रेणी में आता है, ठीक ना। यानी कि a scientific hypothesis must be clearly state the expected relationship between variables and must be testable होना चाहिए through the observations or experimentation। वैज्ञानिक परिकल्पना चरों के बीच संबंध को स्पष्ट रूप से व्यक्त करती है और उसे आंकड़ों या प्रयोग द्वारा जांचा जा सकता है, जो भी आंकड़ा या प्रयोग है। नेक्स्ट आते हैं, ठीक है। The primary purpose of a doctoral thesis is to डॉक्टरेट शोध प्रबंध का मुख्य उद्देश्य क्या है, ये बताइए कि डॉक्टरेट का थीसिस का प्रमुख शोध उद्देश्य क्या होता है। तो डेमोन्स्ट्रेट द ओरिजिनल कंट्रीब्यूशंस टू नॉलेज, जो आपके पास ओरिजिनल नॉलेज जो आपने प्रयोग करा है, जो ओरिजिनल नॉलेज है, अगर इसको डिस्ट्रीब्यूट करा जाता है, वही क्या है, थीसिस है। डॉक्टरेट लेवल का स्टडी होता है, यानी कि ज्ञान में मौलिक योगदान प्रदर्शित करना ही क्या होता है, प्राइमरी पर्पस डॉक्टरेट थीसिस होता है, ठीक। यानी कि एट पीएचडी थीसिस मस्ट बी शो ओरिजिनल होना चाहिए, क्रिटिकल एनालिसिस होता है इसमें, एंड सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू द एग्जिस्टिंग बॉडी ऑफ नॉलेज। पीएचडी थीसिस का उद्देश्य यह सिद्ध करना होता है कि शोधकर्ता ने ज्ञान क्षेत्र में नया क्या खोजा, मौलिक और महत्वपूर्ण योगदान दिया है। केवल विवरण या संकलन पर्याप्त नहीं होता कि आप सब कुछ बता रहे हैं कि ये होता है, ऐसा थीसिस में नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्या है, Which teaching approach emphasizes learner autonomy, ठीक है। लर्नर क्या है, autonomy and constructions of knowledge through the experience। कौन सा शिक्षण दृष्टिकोण शिक्षार्थी की स्वायत्तता और अनुभव द्वारा ज्ञान निर्माण पर बल देता है कि अनुभव से ज्ञान आता है, ये कौन सा टीचिंग मेथड है, तो वह है कंस्ट्रक्टिविज्म, यानी कि संरचनावाद जो होता है आपका, ये टीचिंग मेथड जो अनुभव से ज्ञान आता है, ठीक है। कंस्ट्रक्टिविज्म जो होता है, अप्रोच व्यूज लर्निंग एज एन एक्टिव प्रोसेस, ठीक है, वेयर लर्नर्स कंस्ट्रक्ट नॉलेज बेस्ड ऑन देयर प्रायर एक्सपीरियंस, जो पहले का एक्सपीरियंस होता है, एंड इंटरेक्शंस विद इन्वायरमेंट के साथ वो जल्दी इंटरेक्ट हो जाता है। इससे क्या होता है कि teachers act as facilitator rather than transmitter of information। संरचनावादी दृष्टिकोण के अनुसार विद्यार्थी स्वयं अपने अनुभवों और वातावरण से अंतःक्रिया द्वारा ज्ञान का निर्माण करता है। जब आप खुद से एक्सपीरियंस बेस्ड लर्निंग लेते हैं तो क्या होता है, वो लंबा समय तक याद रहता है। यानी कि टीचर जब क्लास में पढ़ाते हैं तो क्लास में पढ़ाने के बदले अगर वो फील्ड में पढ़ाएंगे, ठीक है, मतलब उस इन्वायरमेंट में पढ़ाएंगे स्टूडेंट्स को, तो ज्यादा गेनिंग होता है। वही यहाँ पे जो है बात किया जा रहा है कि अनुभव से ज्यादा चीज सीखना तो अच्छा, मतलब ज्यादा चीज ज्यादा देर तक याद रहता है। शिक्षक मार्गदर्शक की भूमिका में होता है, केवल जानकारी देने वाला नहीं, सिर्फ मार्गदर्शक रहते हैं, सिर्फ देख रेख करते हैं। यह दृष्टिकोण उच्च संज्ञानात्मक विकास और आलोचनात्मक चिंतन को प्रोत्साहित करता है। सिर्फ मार्गदर्शक रहेंगे, सिर्फ देखेंगे कि स्टूडेंट क्या कर रहा है, उसमें ये बात होता है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग इज मेनली कंसर्न विथ, यानी कि शिक्षण का चिंतनात्मक रिफ्लेक्टिव स्तर मुख्यतः किससे संबंधित होता है, ये बताइए। तो जो रिफ्लेक्टिव लेवल होता है, क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग होता है, आलोचनात्मक चिंतन और समस्या समाधान जो होता है, ये रिफ्लेक्टिव टीचिंग का पार्ट है, ठीक है। यानी कि रिफ्लेक्टिव लेवल इनकरेज द लर्नर टू एनालाइज, बात को एनालाइज करता, इवेल्युएट करता एंड अप्लाई नॉलेज
इन न्यू सिचुएशंस, नया नॉलेज डेवलप होता है। इट डेवलप्स हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स, और हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स जो डेवलप होता है ना, वो क्रिटिकल थिंकिंग में ही होता है। ठीक है, चिंतनात्मक स्तर पर शिक्षार्थी केवल याद नहीं कर, सिर्फ रट्टाफिकेशन नहीं होता है, बल्कि विश्लेषण करना, कैसे, क्यों, क्या, इस चीज को जानना, ठीक है, मूल्यांकन और नवीन परिस्थितियों में ज्ञान का प्रयोग करता है। यह उच्च स्तरीय चिंतन हॉट्स को विकसित करता है, जो शोध और नवाचार पर आधारित होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट आते हैं। Which method is most suitable for developing inquiry and scientific attitude among students? विद्यार्थियों में जिज्ञासा एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने के लिए कौन सी विधि शाब्दिक उपयुक्त है? उस विधि को बताइए कि कौन सा विधि शाब्दिक उपयुक्त है। तो देखिए, ये जो विधि को बताना है, एक्चुअली जो साइंटिफिक एटीट्यूड है, इस किसमें होता है? हेरिस्टिक मेथड, खोज मेथड में जो है ये होता है। ठीक है, क्यों होता है तो देख लिया जाए। चलिए, हाँ, हेरिस्टिक मेथड जो होता है, इनकरेज द स्टूडेंट टू डिस्कवर फैक्ट। हाँ, आप जब खोज करेंगे ना कोई चीज को, तो फैक्ट को डिस्कवर करने में हेल्प मिलता है। प्रिंसिपल्स बाय देम सेल्फ थ्रू द एक्सपेरिमेंटेशन के थ्रू होता है, ऑब्जर्वेशन के थ्रू होता है कि नया नया चीज खोज कर सकते। ठीक है, हेरिस्टिक विधि में विद्यार्थी स्वयं खोज करके तथ्यों और नियमों तक पहुंचता है कि भाई क्या नियम है, उस नियम तक पहुंचता है। यह वैज्ञानिक दृष्टिकोण जिज्ञासा और अनुसंधान प्रवृत्ति को विकसित करती है, उच्च शिक्षा के लिए अत्यंत आवश्यक होता है। ठीक है, ह्यूरिस्टिक मेथड, खोज खोज के पढ़ना। चलिए नेक्स्ट आते हैं। इंट्रिंसिक मोटिवेशन इन लर्निंग रेफर्स टू, इंट्रिंसिक मतलब अंदर से मोटिवेशन किस में आता है? जो एडल्ट लर्नर होता है उसमें इंट्रिंसिक मोटिवेशन आता है। ठीक है, अगर टीचर स्टूडेंट को मोटिवेट करते हैं तो कुछ देर के लिए स्टूडेंट मोटिवेट हो जाता है, फिर जो पहला एक्टिविटीज रहता है क्रिएट हो जाता है। लेकिन जब इंट्रिंसिक मोटिवेशन आता है, जब अंदर से मोटिवेशन आता है ना, तो ये मोटिवेशन बहुत लॉन्ग समय तक जो है टिका रहता है। ठीक है, तो ये जो होता है एक्चुअली लर्नर फॉर पर्सनल सेटिस्फेक्शन एंड इंटरेस्ट। आपको कोई भी चीज में इंटरेस्ट रखता है तो खुद ब खुद मोटिवेशन क्रिएट होता है। उसमें मोटिवेशन देने की जरूरत अलग से नहीं होता है कि मोटिवेट कर रहे हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। जब खुद से प्रेरणा आता है तो ऑटोमेटिक जो है मोटिवेशन डेवलप होता है। ठीक है, यानी कि रुचि और आत्म संतोष के लिए सीखना आपका ये बिल्कुल सही होगा। ठीक, तो इंट्रिंसिक मोटिवेशन जो होता है अराइजेस फ्रॉम विद इन द लर्नर्स, ड्राइवन बाय द क्यूरियोसिटी एंड इंटरेस्ट डेवलप होता है। इट लीड्स टू डीप एंड लॉन्ग लास्टिंग लर्निंग। अंतर्निहित प्रेरणा शिक्षार्थी के भीतर से उत्पन्न होती है, जिसमें जिज्ञासा और रुचि प्रमुख होती है। ऐसी प्रेरणा से सीखना अधिक अस्थायी और अर्थपूर्ण होता है, और इसे आप लॉन्ग टर्म तक इस बात को सीख सकते हैं और लंबे समय तक याद भी रहता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। इन लर्नर सेंटर टीचिंग, द रोल ऑफ टीचर इज प्राइमरी डेट ऑफ, यानी कि शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षण में शिक्षक की मुख्य भूमिका क्या होती है? जब शिक्षार्थी केंद्रित हो तो शिक्षक का मुख्य भूमिका क्या होता है? भाई फैसिलिटेटर एंड गाइड। जब स्टूडेंट पढ़ने वाला होता है, खुद से पढ़ता है, तो टीचर क्या बनते हैं? सिर्फ गाइड का काम करते हैं, सहायक और मार्गदर्शक दिखाते हैं कि खुद से सब कुछ करना है। इन लर्नर सेंटर पेडागोगी, द टीचर डिजाइन लर्निंग सिचुएशन, टीचर खुद उस सिचुएशंस को डिजाइन करेंगे। इनकरेज द इंटरेक्शंस एंड सपोर्ट्स स्टूडेंट इन कंस्ट्रक्टिंग नॉलेज, शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षण में शिक्षक वातावरण तैयार करता है कि किस इन्वायरमेंट में पढ़ाना है। ठीक है, मतलब पढ़ाना नहीं, गाइड करना है, और चर्चा को प्रेरित करता है। विद्यार्थियों को स्वयं सीखने में जो मार्गदर्शन देता है ना, इसमें सक्रिय अधिगम, आत्मनिर्भरता और उच्च बौद्धिक विकास संभव होता है। कि उच्च बौद्धिक विकास क्या है, वो चीज यहाँ पे संभव होता है लर्नर सेंटर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आया जाए, 21 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ रहा है। ठीक है, which of the following best reflects
रिफ्लेक्ट्स, ठीक है, इंस्ट्रक्शनल वैरायटी ऑफ इनइफेक्टिव टीचिंग, यानी कि प्रभावी शिक्षण में अनुदेशनात्मक जो अनुदेश दिया जाता है उसको बोलते हैं अनुदेशनात्मक विधियों का सही अर्थ क्या है। सही अर्थ क्या है ये बताइए। तो यूजिंग द डिफरेंट मेथड्स, अलग अलग मेथड्स का यूज करना वही इंस्ट्रक्शनल वैरायटी होता है। मीडिया एंड एक्टिविटीज टू मेंटेन द अटेंशन, यानी कि ध्यान बनाए रखने हेतु विभिन्न विधियों, माध्यमों व गतिविधियों का जो प्रयोग करा जाता है वही क्या होता है, इंस्ट्रक्शनल वैरायटी होता है। ठीक है, यानी कि इंस्ट्रक्शनल वैरायटी मीन्स यूजिंग द मल्टीपल टीचिंग स्ट्रेटजी सच एज डिस्कशन, डेमोन्स्ट्रेशंस, आईसीटी, ग्रुप वर्क होता है, क्वेश्चनाइजिंग टू सस्टेन लर्नर इंटरेस्ट एंड एड्रेस इंडिविजुअल डिफरेंस। अलग अलग डिफरेंस होता है। अभी क्या है, मान लीजिए 10 गो स्टूडेंट है तो 10 का सोचने का तरीका अलग अलग है, कभी सेम हो सकता है कभी नहीं होगा, उसका ब्रेन वहां डिफर करेगा, तो यही इंडिविजुअल डिफरेंस होता है। ठीक है, इंस्ट्रक्शन वैरायटी तो यही है, यानी कि अनुदेशात्मक विविधता का अर्थ है विभिन्न शिक्षण विधियों, तकनीकों और गतिविधियों का प्रयोग करना ताकि विद्यार्थियों की रुचि बनी रहे और व्यक्तिगत भिन्नताओं का ध्यान रखा जा सके। इससे कक्षा अधिक सक्रिय और प्रभावी बनती है, जो कि इंस्ट्रक्शनल वैरायटी होती है। एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक्सप्लेनेशन इंपॉर्टेंट है, आप देखते रहें, आपका एग्जाम बिल्कुल सही जाएगा, क्योंकि जो भी क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर के बेस पे डिजाइन किया गया है। ठीक है, चला जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 22 नंबर क्या है, द प्रैक्टिस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग कंटेंट इन लॉजिकल सीक्वेंस फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग इज कॉल्ड। बेहतर बोध के लिए विषय वस्तु को तार्किक क्रम में व्यवस्थित करना क्या कहलाता है। जब आप किसी विषय वस्तु को तार्किक क्रम में अरेंज करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, स्ट्रक्चरिंग कहते हैं। समझ गए होंगे कि एक स्टेप टू स्टेप एक तार्किक वे में जो अरेंज करा जाता है संरचना, यानी कि उसको स्ट्रक्चरिंग कहते हैं। तो स्ट्रक्चरिंग रेफर्स टू द सिस्टमेटिक प्रेजेंटेशन, सिस्टमेटिक उसमें प्रेजेंटेशन होता है, आइडियाज फ्रॉम द सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, नोन टू अननोन, कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट जो होता है आपका ये स्ट्रक्चरिंग में होता है। यानी कि संरचना का अर्थ है विषय को सरल से जटिल, ज्ञात से अज्ञात, ठोस से अमूर्त क्रम में प्रस्तुत करा जाता है। यही जो होता है एक सीक्वेंस ऑफ बेटर अंडरस्टैंडिंग का होता है, यानी कि जिससे अधिगम सुगम और अस्थायी बनता है। ठीक, नेक्स्ट आते हैं यूजिंग द स्टूडेंट आइडियाज एंड रेस्पॉन्सेस ड्यूरिंग द टीचिंग मेनली प्रमोट्स, यानी कि कक्षा में विद्यार्थियों के विचारों और उत्तरों का उपयोग मुख्यतः किसे बढ़ावा देता है, ये बताइए कि उसे किसे बढ़ावा देता है। तो ये जो हो जाएगा इंटरेक्टिव एंड पार्टिसिपेटरी लर्निंग, यानी कि देखिए लर्निंग क्या होता है, इंटरेक्टिव हो जाएगा। जब एक्चुअली स्टूडेंट का आइडिया जब क्रिएट होगा तो लर्निंग क्या है, जब टीचर पढ़ा रहे होते हैं क्लासरूम में तो स्टूडेंट कुछ भी अपना आइडिया जनरेट करता है तो लर्निंग इंटरेक्टिव बनेगा ना, तो इंटरेक्टिव लर्निंग क्रिएट होता है। ठीक है, क्यों होता है, when a teacher builds the lesson using student responses it encourage the participation बढ़ेगा, इससे क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होगा एंड लर्नर्स मतलब जो लर्नर्स का सेंटेंसेस है वो सही होगा। यानी कि जब शिक्षक विद्यार्थियों के उत्तरों और विचारों को पाठ में सम्मिलित करता है तो शिक्षण सहभागितापूर्ण संवादात्मक बातचीत होगा और शिक्षार्थी केंद्रित जो है बन जाता है और स्टूडेंट को इससे ज्यादा लाभ मिलता है। ठीक, नेक्स्ट आते हैं 24 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चनाइजिंग एज ए टीचिंग बिहेवियर इज मोस्ट यूजफुल फॉर। शिक्षण में प्रश्न पूछने का व्यवहार मुख्यतः किसके लिए उपयोगी है। ठीक है, किसके लिए उपयोगी है इसमें डायलॉगिंग, प्रायर नॉलेज एंड स्टिमुलेटिंग थिंकिंग जो होता है ये क्वेश्चनाइजिंग में बिहेवियर में इंपॉर्टेंट है। पूर्व ज्ञान जांचने और चिंतन को उद्दीप्त करने के लिए जो है ये होता है। ठीक है, यानी कि इफेक्टिव क्वेश्चनाइजिंग हेल्प्स असिस्ट स्टूडेंट्स अंडरस्टैंडिंग एक्टिव प्रायर नॉलेज
डेवलप हायर ऑर्डर थिंकिंग यहाँ जो है डेवलप होता है। यानी कि प्रभावी प्रश्न पूछना, विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान की जांच, समझ के मूल्यांकन तथा उच्च स्तरीय चिंतन के विकास में ये सहायक होता है। ठीक, नेक्स्ट आते हैं 25 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए। क्या है, which which teaching behavior integrates the questionizing, structuring, student participation and and instructional variety together। यानी कि कौन सा शिक्षण व्यवहार प्रश्न पूछना, संरचना, विद्यार्थी सहभागिता और अनुदेशात्मक विविधताओं को एक साथ समन्वित करता है, ये बताइए। तो ये हो जाएगा आपका इफेक्टिव इंटरेक्टिव टीचिंग। क्या होता है, जब एक साथ सबों को लेकर चला जाता है तो टीचिंग ज्यादा इफेक्टिव होता है। प्रभावी अंतःक्रियात्मक शिक्षण जो होता है यहाँ पे आपका होगा। ठीक है, इफेक्टिव इंटरेक्टिव टीचिंग कंबाइंस द ऑल की टीचिंग बिहेवियर, सब इससे मिलल रहता है। जैसे आस्किंग क्वेश्चंस हुआ, ऑर्गेनाइजिंग कंटेंट हुआ, इंकरेजिंग द स्टूडेंट कंट्रीब्यूशंस, यूजिंग वेरिड इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजी टू प्रमोट द मीनिंगफुल लर्निंग को प्रमोट करता है। प्रभावी अंतःक्रियात्मक शिक्षण में प्रश्नोत्तर, तार्किक संरचना होता है, विद्यार्थी सहभागिता और विविध शिक्षण विधियों का समन्वय होता है, जिससे अधिगम गहन, सक्रिय और अस्थायी बनता है। धीरे धीरे यह अधिगम परमानेंट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं 26 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्या क्वेश्चन है देखा जाए। ठीक है, क्वेश्चन जो है, इन ए थीसिस which of the following is included under preliminary page। जो थीसिस होता है उसमें प्रिलिमिनरी पेज के बारे में पूछ रहा है कि क्या है थीसिस। हाँ, थीसिस में प्रारंभिक पृष्ठों के अंतर्गत कौन सा भाग आता है जो सबसे प्रारंभिक पेज होता है। तो क्या होगा, रिव्यू ऑफ लिटरेचर थोड़ी होता है, पैथोलॉजी नहीं होता है। ये तो क्या करना बताना है, एक्नॉलेजमेंट जो होता है ये सबसे पहला पेज होता है। जब थीसिस का सबसे पहला पेज क्या होता है, एक्नॉलेजमेंट होता है। ठीक है, यानी कि प्रीलिमिनरी पेज इंक्लूड द टाइटल पेज, डिक्लेरेशन, सर्टिफिकेट, एक्नॉलेजमेंट। ठीक है, ये जितना भी है ये हम प्रीलिमिनरी पेज की बात कर रहे हैं। एब्स्ट्रैक्ट, टेबल ऑफ कंटेंट ईटीसी, प्रारंभिक पृष्ठों में शीर्षक पृष्ठ, घोषणा, प्रमाण पत्र, आभार, सारांश, विषय सूची आदि शामिल होते हैं। ये मुख्य अध्यायों से पहले आते हैं, जो मुख्य अध्याय होता है इससे पहले आते हैं। ठीक, अब आते हैं 27 नंबर क्वेश्चन की ओर। which selection of thesis contains list of table and figure। मतलब कि जो थीसिस का कौन सा भाग सारणियों एवं चित्रों की सूची को सम्मिलित करता है, वो बताइए कि कौन सा भाग सम्मिलित करता है सारणी और सूची को। तो ये सप्लीमेंट्री पेज होता है ना, जो जिसको हिंदी में पूरक पृष्ठ बोलते हैं। वो सभी पेज को जो अलग अलग है उसको सप्लीमेंट्री पेज कहा जाता है। ठीक है, यानी कि सप्लीमेंट्री पेज जो होता है, सपोर्ट मेन टेक्स्ट, इंक्लूड द लिस्ट ऑफ टेबल इंक्लूड होता है, फिगर्स होता है, बिब्लियोग्राफी, अपेंडिसेस, ग्लोसरी, इंडेक्स ईटीसी। पूरक पृष्ठ मुख्य पाठ को सहारा देने वाली सामग्री होते हैं, जिनमें सारणियों, चित्रों की सूची, ग्रंथ सूची, परिशिष्ट और आदि सम्मिलित होते हैं इसमें। ठीक, नेक्स्ट आते हैं 28 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्या है, ठीक है, तो which of the following is not part of supplementary section of a thesis। यानी कि निम्न में से कौन सा थीसिस का पूरक हिस्सा नहीं है। जो पूरक हिस्सा नहीं है उस हिस्सा को बताइए। तो हिस्सा क्या होगा, ये हिस्सा आपका जो हो जाएगा चैप्टर वाइज डिस्कशन, अध्यायवार विवेचना करना। ये क्या होता है, सप्लीमेंट्री पेज का भाग नहीं होता है। ठीक है, डिस्कशन एक्चुअली जो डिस्कशन फोरम है पार्ट ऑफ द मेन बॉडी का पार्ट है, कोई सप्लीमेंट्री पेज का पार्ट नहीं है। व्हाइल बिब्लियोग्राफी, अपेंडिसेस, ग्लोसरी कम अंडर द सप्लीमेंट्री पेज, यानी कि विवेचना मुख्य अध्यायों को भाग होती है, जबकि ग्रंथ सूची और परिशिष्ट शब्दावली पूरक पृष्ठों में आते हैं। ठीक,
नेक्स्ट आते हैं 29 नंबर क्वेश्चंस। द मेन फंक्शंस ऑफ अपेंडिसेस इन ए थीसिस 2। थीसिस में परिशिष्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है, ये बताइए कि परिशिष्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो प्रोवाइड न्यू डाटा इन सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जो होता है यही अपेंडिसेस होता है आपका थीसिस में। यानी कि अपेंडिसेस जो होता है इंक्लूड टूल्स, क्वेश्चनायर्स, रॉ डाटा, कंसेंट फॉर्म्स, डिटेल द टेबल्स etc, ये सब जो भी होता है परिशिष्ट जिसे बोलते हैं, अपेंडिसेस बोलते हैं, ठीक है। which support but are too lengthy for the main text। परिशिष्ट में प्रश्नावली, कच्चे आंकड़े, सहायक दस्तावेज आदि रखे जाते हैं जो मुख्य पाठ को प्रमाणित करते हैं पर विस्तार के कारण अलग दिए जाते हैं, ठीक। नेक्स्ट आते हैं बिब्लियोग्राफी इन थीसिस प्राइमरी रेफ्लेक्ट्स, ठीक है। थीसिस में जो ग्रंथ सूची मुख्यतः क्या दर्शाती है, जो थीसिस में ग्रंथ सूची होती है वो क्या दर्शाती है, तो जो दर्शाती है सोर्सेस कंसल्टेड एंड साइटेड, इसको दर्शाती है, ठीक है। यानी कि बिब्लियोग्राफी लिस्ट होता है ऑल बुक्स, जर्नल्स, रिपोर्ट्स, ऑनलाइन सोर्सेस, जो ऑनलाइन सोर्स होता है इसी चीज को जो है दिखाता है, ठीक है। सोर्सेस एंड साइटेड इन द रिसर्च, यानी कि इंश्योरिंग द एकेडमिक ऑनेस्टी एंड ठीक है, इस चीज को सॉल्व करता है। ग्रंथ सूची उन सभी स्रोतों की सूची होती है जिनका उपयोग उद्धरण शोध में किया गया है। यह शैक्षणिक ईमानदारी और संदर्भ सत्यापन को सुनिश्चित करती है। यही आपका क्या होता है, बिब्लियोग्राफी होता है, ठीक। नेक्स्ट आते हैं which of the following is the most sustainable to ensure of research ethics। निम्नलिखित में से कौन सा शोध नैतिकता के मुद्दों के प्रति शाब्दिक संवेदनशील है, उस शोध को बताइए। तो शोध होगा रिपोर्टिंग ऑफ रिसर्च फाइंडिंग्स। शोध में निष्कर्षों की रिपोर्टिंग करना जो है ये बिल्कुल यहाँ पे आपका ये सही ऑप्शन निकल के आएगा, ठीक है। यानी कि ये जो आपका हो जाएगा इथिकल इश्यूज सच एज फैब्रिकेशन, फॉल्सिफिकेशन, ठीक है, एंड plagiarism mainly arise while reporting research, ठीक है। फाइंडिंग्स मिस रिपोर्टिंग, सेलेक्टिव रिपोर्टिंग कैन डिजॉर्ट द साइंटिफिक ट्रूथ, ठीक। अनैतिक होती है यह, इसलिए यह जो है भाग शोध नैतिकता के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील होता है, ठीक। नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर, क्या है, इन्फॉर्म कंसेंट इन रिसर्च प्राइमरी एंश्योर्स। शोध में जो सूचित सहमति होता है, इन्फॉर्म कंसेंट मुख्यतः किसे सुनिश्चित करती है, ये बताइए कि किसे सूचित करती है इन्फॉर्म कंसेंट। तो ये जो होता है वॉलेंट्री पार्टिसिपेशन को शो करता है। स्वैच्छिक सहभागिता जो होता है वही क्या होता है इन्फॉर्म। आप किसी से जब सैंपल कलेक्शन करते हैं तो क्या होता है, प्रॉपर उससे कंसेंट लेना होता है, तभी आप किसी से कलेक्शन कर सकते हैं, ऐसे नहीं कर लेना होता है। रिसर्च में एथिक्स होता है, जिस एथिक्स को फॉलो करना होता है, ठीक है। इन्फॉर्म कंसेंट मीन्स पार्टिसिपेट आर फुली इन्फॉर्म्ड अबाउट द नेचर, ठीक है। प्रॉपर इसका जो है इन्फॉर्म लेना होता है। पर्पस क्या है, पर्पस ऑफ रिस्क एंड बेनिफिट्स, ठीक है, ऑफ द स्टडी एंड एग्री वॉलेंट्री। जो सूचित सहमति का अर्थ है प्रतिभागियों को शोध के उद्देश्य, प्रक्रिया, ठीक है, प्रक्रिया, जोखिम और लाभ की जानकारी हो और वे अपनी इच्छा से भाग ले। यही नैतिक शोध का आधार है कि कोई जबरदस्ती आप जो है किसी से डाटा नहीं ले सकते, अगर उसका इच्छा है तो उसके हिसाब से आप कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए शोध में इस सब चीज को देखा जाता है, ठीक। नेक्स्ट आते हैं क्या है, प्लैगियरिज्म इज रिसर्च रेफर्स टू। शोध में साहित्य चोरी प्लैगियरिज्म का अर्थ क्या है, कि डाटा किसी और का है, छाप कोई और लिया, क्या होता है ये प्लैगियरिज्म होता है। प्रॉपर उसको रेफरेंस करा जाना चाहिए तो प्लैगियरिज्म नहीं आएगा, ठीक है। इसका मतलब होता है कि कॉपिंग द अदर्स वर्क, किसी दूसरे का वर्क है उसको तो कॉपी कर लिया गया है, तो ये प्लैगियरिज्म होता है। साहित्य चोरी,
किसी और का काम किसी और ने ले लिया और उसका साइटेशन नहीं किया, उसका नाम नहीं दिया, बोल दिया मेरा है, एक प्लगिज्म होता है। विदाउट प्रॉपर एक्नॉलेजमेंट, दूसरों के कार्य को बिना उचित संदर्भ के प्रस्तुति करना, ये क्या होता है? प्लगिज्म होता है। यही साहित्य चोरी होता है। ठीक, यानी कि प्लगिज्म जो होता है इज एन एथिकल वायलेशंस वेयर आइडिया, डाटा और वर्ड्स of are used without proper citations and understanding the academic integrity। साहित्य चोरी में किसी अन्य के विचार, आंकड़े या शब्द बिना संदर्भ दिए अपने नाम से प्रस्तुत कर दिए जाते हैं, जो शैक्षणिक ईमानदारी के विरुद्ध है। यानी कि डाटा जिससे ले रहे हैं उसका प्रॉपर साइटेशन करा जाता है, उसका नाम दिया जाता है, ना कि मेरा कह के। ठीक, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कॉन्फिडेंशियलिटी इन रिसर्च अप्लाइज दैट। शोध में गोपनीयता यानी कि कॉन्फिडेंशियलिटी का अर्थ क्या है, इसका मतलब बताइए। तो कॉन्फिडेंशियल मतलब क्या होता है? आइडेंटिफाई और पार्टिसिपेंट मस्ट बी प्रोटेक्टेड। प्रतिभागियों की पहचान सुरक्षित रखा जाए, यही जो होता है मेन पर्पस होता है कॉन्फिडेंशियली का मतलब। ठीक है, यानी कि confidentially ensure that personal information participant is not disclosed। ठीक है, is not disclosed without permissions, protecting their privacy and rights। गोपनीयता का अर्थ है कि प्रतिभागियों की व्यक्तिगत जानकारी सुरक्षित रखना ताकि उनकी पहचान उजागर ना हो और उनके अधिकार का संरक्षण हो, जो भी उनका अधिकार है उसका संरक्षण हो। ठीक, नेक्स्ट आते हैं। Which ethical principles is violated when researchers manipulate data to fit a hypothesis। मतलब कि जब शोधकर्ता परिकल्पना के अनुसार डेटा में हेरफेर करता है तो कौन सा नैतिक सिद्धांत भंग होता है, उस नैतिक सिद्धांत को बताइए। ऑब्जेक्टिविटी, जो रिसर्च में वस्तुनिष्ठता होता है, यही सिद्धांत सबसे पहले भंग होता है। ऑब्जेक्टिविटी मतलब क्या होता है कि रिक्वायर द रिसर्चर्स टू रिपोर्ट डाटा ट्रूथफुली। जो भी रिपोर्ट्स है उसे रिपोर्ट कर किया जाता है विदाउट बायसनेस, कोई बायसनेस के नहीं। सपोर्ट्स ए हाइपोथेसिस, साइंटिफिक इंटीग्रिटी, यानी कि क्या है आपका है वस्तुनिष्ठता। देखते हैं, वस्तुनिष्ठता का अर्थ है बिना पक्षपात के हेरफेर के सत्य डेटा प्रस्तुत करना, परिकल्पना के अनुरूप आंकड़ों को बदलना, वैज्ञानिक ईमानदारी का उल्लंघन जो होता है, यही आपका ऑब्जेक्टिविटी के अंदर आता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following is a commonly used software to detect the plagiarism in academic research। मतलब कि शैक्षणिक शोध में साहित्य चोरी जांचने के लिए सामान्यतः कौन सा सॉफ्टवेयर प्रयोग किया जाता है। मतलब कि क्या हुआ, जो साहित्य चोरी है, जो प्लगिज्म है, इसे जांचा भी जाता है, पकड़ा जाएगा कि कोई किसका चोरी किया है साहित्य। ठीक है, वो कौन सा सॉफ्टवेयर है? तो टर्टिन। क्या है? टर्टिन जो सॉफ्टवेयर है साहित्य चोरी का, इससे पता चल जाता है। ठीक, यानी कि टर्टिन इज वाइडली यूज्ड इन यूनिवर्सिटीज टू चेक सिमिलरिटी इंडेक्स एंड डिटेक्ट, चेक करता है प्लैगियरिज्म्स बाय कंपेयरिंग द सबमिटेड वर्क विथ ए लार्ज डाटाबेस फॉर पब्लिश्ड एंड अनपब्लिश्ड सोर्सेज को वहां पर शो कर देता है। ठीक है, यानी कि टर्टिन एक का उपयोग विश्वविद्यालय में शोध प्रबंध और असाइनमेंट की समानता जांचने के लिए किया जाता है। यह जमा किए गए कार्य की तुलना विशाल डेटाबेस से कर साहित्य चोरी का पता लगाता है। SPSS सांख्यिकी के लिए मतलब गणना के लिए, इन डॉट संदर्भ प्रबंधन के लिए होता है। ये जो होता है साहित्य चोरी का, इससे पता चल जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है। Which citation style is most commonly used in social science and education research। सामाजिक विज्ञान और शिक्षा शोध में सर्वाधिक प्रचलित संदर्भ शैली कौन सी है? इस शैली को बताइए कि सर्वाधिक शैली कौन सी है। तो APA स्टाइल होता है। क्या होता है? APA स्टाइल होता है अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन। ठीक है, साइकोलॉजी और
रिसर्च में इसका यूज होता है। यानी कि एपीए स्टाइल जो होता है, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन होता है, स्टाइल इज वाइडली यूज इन साइकोलॉजी, एजुकेशन एंड सोशल साइंस। इन साइटेशंस रेफरेंस लिस्ट में इसका यूज होता है। एपीए शैली का प्रयोग शिक्षा, मनोविज्ञान और सामाजिक विज्ञानों में किया जाता है। इसके लेखक एवं वर्ष प्रणाली द्वारा पाठ के संदर्भ और अंतः विस्तृत संदर्भ सूची दिखाई जाती है। ठीक, नेक्स्ट आते हैं इम्पैक्ट फैक्टर ऑफ जर्नल मेनली इंडिकेट्स। किसी जर्नल का इम्पैक्ट फैक्टर मुख्यतः क्या दर्शाता है, ये बताइए कि क्या दर्शाता है। तो एवरेज साइटेशंस रिसीव्ड पर आर्टिकल को शो करता है। ठीक है, इम्पैक्ट फैक्टर एक्चुअली रिफ्लेक्ट हाउ फ्रीक्वेंटली द एवरेज आर्टिकल, क्या मतलब उसका आर्टिकल का एवरेज है वो इम्पैक्ट फैक्टर को शो करता है। इन ए जर्नल साइटेड इन अ पर्टिकुलर ईयर इट इज यूज्ड एज इंडिकेटर ऑफ जनरल इन्फ्लुएंस एंड विजिबिलिटी। यानी कि इम्पैक्ट फैक्टर यह दर्शाता है कि किसी जर्नल में प्रकाशित किया गया है, औसत लेख को कितनी बार उद्धृत किया गया है। इससे जर्नल की अकादमिक प्रतिष्ठा और प्रभाव का अनुमान लगाया जाता है कि उसका कितना प्रभाव है। ठीक, नेक्स्ट आते हैं द एच इंडेक्स ऑफ रिसर्चर्स मेजर। किसी शोधकर्ता का एच इंडेक्स क्या मापता है, क्या बताता है। एच इंडेक्स तो वो दिखाता है बोथ प्रोडक्टिविटी एंड साइटेशन इम्पैक्ट जो होता है उसका एच इंडेक्स शो करता है। ठीक, यानी कि द एच इंडेक्स इंडिकेट्स दैट रिसर्चर्स हैज published H papers, each of the which has been cited at least H times. It combine the quantity and quality of research output। क्या रिसर्च का क्वालिटी और क्वांटिटी है इस शो करता है एच इंडेक्स के द्वारा ही। ठीक ना, यानी कि इसका एच इंडेक्स यह दर्शाता है कि शोधकर्ता कम से कम एच लेख ऐसे हैं, ठीक है, जिन्हें प्रत्येक को कम से कम एच बार उद्धृत किया गया है। यह उत्पादकता और प्रभाव दोनों को एक साथ मापता है और एक साथ इसे दिखाता है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 की ओर। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ पीयर रिव्यू प्रोसेस इज टू, यानी कि पीयर रिव्यू प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, ये बताइए कि क्या उद्देश्य होता है। तो इंश्योर द एकेडमिक क्वालिटी एंड वैलिडिटी जो होता है, क्या होता है, ये पीयर रिव्यू होता है। ठीक है, बिल्कुल सही है। पीयर रिव्यू इन्वॉल्व द इवोल्यूशन ऑफ रिसर्च पेपर बाय एक्सपर्ट्स, ठीक है, इन द सेम फील्ड टू एसेस ओरिजिनलिटी, मेथोडोलॉजी, एक्यूरेसी, एथिकल कंप्लायंस एंड बिफोर पब्लिकेशन। जो भी है ये किस में आता है, पहले आप उसे देख लेते हैं कि उसमें क्या है नहीं है। पीयर रिव्यू में समान क्षेत्र के विशेषज्ञ शोध पत्र की मौलिकता, कार्य विधि, क्या कार्य करना है, उस चीज को इंडिकेशन करना, ये सब के सब पीयर रिव्यू में आता है। ठीक है, शुद्धता नैतिकता की जांच करते हैं ताकि केवल उच्च गुणवत्ता वाले शोध ही प्रकाशित हो सके। अब देखिए दो बात आया है यहाँ पर, एपीए आया है। एपीए क्या होता है, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन होता है। आप एमएलए का फुल फॉर्म खुद देख लेंगे कि एमएलए क्या होता है। ठीक है, एमएलए देख के बताएंगे, एमएलए का फुल फॉर्म जान लेंगे। ये आपका रिसर्च एरिया का पॉइंट है, ताकि जब आप थीसिस लिखते हैं या पेपर लिखते हैं तो वहाँ पर इंडिकेशन करना होता है आप किस स्टाइल में आप वहाँ पे दिखा रहे हैं। ठीक है, जैसे एट ऑल मतलब क्या होता है, एक का नाम है, ठीक है, एक रिसर्चर है, अगर एक से ज्यादा रिसर्चर है, 3 4 5 है, तो एट ऑल कर दिए, मतलब एक से ज्यादा रिसर्चर यहाँ पे शो करता है, इस चीज को शो कर रहा है। ठीक है, यानी कि आप इस चीज को याद रखेंगे। एपीएमएलए का फुल फॉर्म भी एग्जाम में आ जाता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ भास्ट क्वेश्चन ही आता है, इजी क्वेश्चंस भी कभी कभी पूछ दिया जाता है, सिर्फ फुल फॉर्म पूछ दिया जाएगा। थीसिस से रिलेटेड पूछा जाता है, इसका जो अपेंडिसेस बताया आप, अतिरिक्त पेज क्या है, इससे क्वेश्चन जनरेट होता है। तो मोस्टली जो भी चांसेस एग्जाम में होता है कि क्वेश्चन पूछा जाएगा, मैं आप लोगों के बीच वो सारा पॉइंट यहाँ एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, चाहे वो थीसिस से रिलेटेड हो, बड़ा
क्वेश्चन हो या छोटा क्वेश्चन हो, ठीक है, क्वेश्चन किसी प्रकार का एग्जाम में डिजाइन होता है और आपको उसको जवाब देना है और अच्छा मार्क्स लाना है। 50 क्वेश्चन अगर एग्जाम में पूछा जा रहा है तो 50 क्वेश्चन पूछा ही जाता है, जा रहा है क्या, तो आप उसमें 35 से 40 क्वेश्चन करें और कर सकते हैं, ठीक है। ये बात चीज नहीं है, जो कंप्रीहेंशन मैंने आपको बता ही दिया है और ये चीज आपका एग्जाम तक चलेगा, ठीक है, एग्जाम तक चलेगा। और यहाँ पर जो भी पेपर 1 का तैयारी आपका बेस्ट ऑफ द बेस्ट होगा। जो भी क्वेश्चंस रहेंगे प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन के बेस बनाए हैं, ठीक है। और जो भी अभी मैं बार-बार आप लोग को बोल रहा हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाएंगे, प्लेलिस्ट में आपको सारा क्वेश्चन दिख जाएगा, आप वहां से उसको स्टडी कर लें और बाद बाकी मॉक टेस्ट में विद एक्सप्लेनेशन के साथ है, हिंदी इंग्लिश है, तो ये आप लोग के लिए हेल्प होगा, ठीक है। तो चलिए यहीं तक इस लेक्चर को रखते हैं, फिर